हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेके टॉपर्स एकेडमी। मैं हूं आपके साथ जहान सर और आज हम पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी। देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये सब्जेक्ट है आपका इंडियन पॉलिटी और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपकी ज़िंदगी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अगर आप समझोगे इसको, अगर आप इंडिया में हो, रहते हो, तो आपको इसको समझना ज़रूरी है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे पॉलिटिक्स। तो हर जगह चलती है, घर में भी है, स्कूल में भी है। फिर ये जो मेन इसका पॉलिटिशियंस हैं वो भी पॉलिटिक्स करते हैं, यानी हर जगह मोहल्ले में है, गांव में देखने को मिलेगी है। देखिए, तो इंडियन पॉलिटी में आज हम पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान, रूल्स एंड रेगुलेशन, जो प्रिंसिपल्स है नहीं, और इसको जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जो फ्रेम किया गया उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। फंडामेंटल राइट्स तक हम पूरा पढ़ेंगे भाई। ठीक है, तो ध्यान देना, जिसके पास टाइम है वो पढ़ो, जिसके पास नहीं है टाइम तो वो स्किप कर सकता है, बिल्कुल स्किप कर सकता है। ठीक है, लेकिन पढ़ना तो ज़रूरी है ना भाई, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लोग खाली सुनने का ये जो है कोशिश कीजिए, जो भी मैं बोल रहा हूँ तो आपने खाली सुनना है और मैंने आपको पूरा ये आज कंप्लीट कराना है कि कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम कैसे किया था, क्या बॉडी थी, कहाँ से स्टार्ट हुआ था, कहाँ से कहाँ तक। और ये आपको इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है फ्रेमिंग ऑफ या मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इसके इनैक्टमेंट में, इन्फोर्स कब हुआ था, बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ही बनता है स्टार्टिंग में ही। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा, यानी कि संविधान। ठीक है, तो फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे पहले जो फ्रेम किया था उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब देखो, ये आइडिया जो था ना भाई साहब, ये था एम.एन. रॉय का आइडिया। एम.एन. रॉय का ये आइडिया था और ये कम्युनिस्ट पार्टी के फाउंडर भी थे। ठीक है, देखो इधर लिखा है एक पायनियर ऑफ कम्युनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया। ठीक है, एम.एन. रॉय का ये आइडिया था। अब उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया में, ये किसने फ्रेम किया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने फ्रेम किया, जो बनी थी 16 मई 1944 को। ठीक है, और जो कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर में आते थे। और सबसे पहले इसके टेम्परेरी जो है प्रेसिडेंट बना दिया था सच्चिदानंद सिन्हा को, और बाद में जो फर्स्ट इसके जो प्रेसिडेंट बने या फिर परमानेंट बने प्रेसिडेंट बने तो उसका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और एच.सी. मुखर्जी को इलेक्ट किया गया वाइस प्रेसिडेंट, और ये आपका हुआ सब 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, और बी.एन. राव को अपॉइंट किया गया कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र। तो सबसे पहले हमने भाई लोगों को क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि जो ये आइडिया था कॉन्स्टिट्यूशन का, ये किसने दिया था? ये दिया था एम.एन. रॉय ने, जो कौन था? एक कम्युनिस्ट मूवमेंट का पायनियर था, या फिर उसने क्या किया था, कम्युनिस्ट पार्टी का फाउंडर था। दूसरी चीज़ हमने क्या पढ़ी यहाँ पे? दूसरी चीज़ हमने ये पढ़ी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन था इसको किसने फ्रेम किया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया ने फ्रेम किया। ठीक है, और ये कब हुआ? ये सेटअप हुई थी 16 मई 1946 को, जो कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर आता था। टेम्परेरी या फिर अंडर द चेयरमैनशिप किसकी थी? पहले सच्चिदानंद सिन्हा की इनिशियली, लेकिन अब जो पहले थे इसके फिर बाद में जो बने वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यही पूछता है, और एच.सी. मुखर्जी को ही किया गया 11 दिसंबर 1946 को। और बी.एन. राव कौन थे? बी.एन. राव थे इसके कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे आपको पूछता है कि टोटल मेंबर कितने थे स्टार्टिंग में? तो टोटल मेंबर थे 389, उनमें से 292 थे रिप्रेजेंटेटिव जो ब्रिटिश स्टेट्स थी, और 93 कौन से थे? 93 गाइज यहाँ पे कौन से थे? 93। तो 93 आपके यहाँ पे वो मेंबर थे जो प्रिंसली स्टेट्स से थे, जिसमें जम्मू कश्मीर भी एक बहुत ही सबसे बड़ी प्रिंसली स्टेट थी, J&K। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोला है? और 4 लोग कहाँ से थे? चीफ कमिश्नर्स थे दिल्ली, अजमेर, मेरवा और कुर्ग, ब्रिटिश बलूचिस्तान के 4 यहाँ पे वो लोग भी थे। अब देखिए, चेयरमैन जो ड्राफ्टिंग कमेटी के थे, ये तो आप सबको पता होगा, नहीं पता है तो याद रख लो। चेयरमैन थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जो फर्स्ट लॉ मिनिस्टर भी थे। ठीक है, इनको कहा जाता है पापा, यानी कि फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ही इज़ द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। ओके, अब इनेक्टमेंट की बात करेंगे हम। ठीक है, इनेक्टमेंट की हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए
इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनने के लिए 2 साल 11 महीने 18 दिन, याद रखिए 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे इसको कंप्लीट होने में। और कुछ प्रोविजंस हैं जो इसके रिलेटेड हैं, वो है सिटीजनशिप, इलेक्शंस, प्रोविजनल पार्लियामेंट, ठीक है। ये इनको दिया गया है इमीडिएट इफ़ेक्ट, बहुत ही जल्दी इनको इफ़ेक्ट में लाया गया। कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करने की डेट है 26 नवंबर 1949 में, ठीक है। और इसमें क्या क्या था, प्रेम्बल था, 395 आर्टिकल थे, 22 पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल थे, ठीक है, स्केड्यूल थे। लेकिन प्रेजेंटली इसमें 448 आर्टिकल, 25 पार्ट्स और साथ में 12 शेड्यूल्स हैं। ये आपने याद रखना है। 12 शेड्यूल हैं जिनको हम टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम के ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ठीक है गाइस। नेक्स्ट अब हम देखेंगे यहाँ पे कि इसको जो इन्फोर्स किया गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो इन्फोर्समेंट है कॉन्स्टिट्यूशन की वो हुई 26 जनवरी को। क्यों? क्योंकि 29 में इसी दिन क्या हुआ था, नेशनल कांग्रेस ने डिमांड की थी पूर्ण स्वराज की। और वो कौन से सेशन में हुआ था, तो वो आपका लाहौर सेशन में हुआ था जिसके चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू। अब और एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया था 26 जनवरी 1950 में, जिसको हम मनाते हैं आज भी रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस गाइस, गणतंत्र दिवस, ठीक है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है उसने 22 जुलाई को नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया था, 22 जुलाई 1947। और इस फ्लैग को डिज़ाइन किया था पिंगाली वेंकैया ने। फ्लैग को किसने डिज़ाइन किया था? पिंगाली वेंकैया ने। अब देखिए गाइस, जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी 1946 में, उसमें कुछ ये मेंबर्स थे और उनके पोर्टफोलियो। जवाहरलाल नेहरू को एक्सटर्नल अफेयर्स और कॉमनवेल्थ रिलेशन मिला था, सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिला था होम इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, राजेंद्र प्रसाद को मिला था फूड एग्रीकल्चर, डॉक्टर जॉन माथाई को इंडस्ट्री सप्लाई, रघु राम वान राम था, इसको लेबर मिला था, सरदार बलदेव सिंह को डिफेंस मिला था, CH बाबा को वर्क माइंस पावर मिला था, लियाकत अली खान को फाइनेंस मिला था, ठीक है। बाकी ये आप देख सकते हैं, इसमें से इम्पोर्टेंट है C गोपालाचारी को एजुकेशन आर्ट्स मिला था और ये उतना नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्रेम्बल में क्या था मेरे दोस्तों, ये प्रेम्बल होता क्या है, ठीक है। प्रेम्बल सबसे पहले प्रीफेस है, कोई भी बुक पढ़ते हैं ना उसके बारे में लिखा होता है उसके एक साइड वाले पेज पे या फर्स्ट पेज पे कि इसमें ये आपको मिलेगा। तो वैसे ही है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीफेस है ना, बोले तो इंट्रोडक्शन, तो वो कौन है? वो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीफेस या इंट्रोडक्शन है, वो है आपका प्रेम्बल। क्या है? प्रेम्बल, ठीक है। और ये इंटीग्रल पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। जो इंटरप्रिटेशन है कॉन्स्टिट्यूशन का वो बेस्ड हुआ है, किस पे बेस्ड है? स्पिरिट ऑफ द प्रेम्बल, ठीक है। और देखो एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास ड्राफ्ट किया गया था, और ये किसने ड्राफ्ट किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको ड्राफ्ट किया था, जो हमारे देश के पहले प्राइम मिनिस्टर रहे थे। और इसको अडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, ठीक है, जो अल्टीमेटली क्या बना? प्रेम्बल बना। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने ड्राफ्ट किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। और जिसको अडॉप्ट किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, क्या? एज प्रेम्बल, ठीक है। यहाँ तक मैं आपको आई होप समझ आ गया होगा। अब देखिए, अब जो आइडिया था ना प्रेम्बल का, वो कहाँ से लिया गया है? USA के कॉन्स्टिट्यूशन से। कहाँ से लिया गया है? USA के कॉन्स्टिट्यूशन से। और ये देखो लेटेस्ट है, ये GK आपको मैं जो पढ़ा रहा हूँ, जनरल नॉलेज, इंडियन पॉलिटी। अब यहाँ पे देखिए जो वर्ड है ना, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी, ये ऐड किया गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। एक ही बार अमेंड किया गया है प्रेम्बल को, ठीक है। कौन से अमेंडमेंट से? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 1976 में। अब देखो प्रेम्बल में आपने पढ़ा होगा, वी द पीपल ऑफ इंडिया sovereignly resolve to constitute India a sovereign, socialist, secular, democratic republic and secure to its all citizens justice, social, economic and political liberty throughout the expression belief, जिसको भी हम मानते हैं, जिसको भी हम वर्शिप करना चाहते हैं। इक्वलिटी हमारे स्टेटस को मिलेगी, हमें अपॉर्चुनिटी जो है बराबर की मिलेंगी, ठीक है। प्रमोट कर सकते हैं हम अपने रिलीजन को। फर्टिनिटी अश्योर क्या करती है कि जो डिग्निटी है एक इंडिविजुअल की, यूनिटी और इंटीग्रिटी बनाए रखेंगे हम अपने नेशन में। और
हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है इसने 26 डे ऑफ नवंबर को 1945 को ये अडॉप्ट किया था और इनेक्ट किया था, ताकि अपने आप को हमने ये दिया था, इसमें ये लिखाया है ये कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब देखो सोर्सेस मतलब कहाँ से हमने क्या चीज़ लिया है। सबसे पहली बात मेरी, आप ये अपने माइंड में रख लेना कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड का लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है और हैंड रिटन है, ठीक है। अब यूके से हमने क्या लिया है, यूके से हमने क्या बोरो किया है या फिर क्या लिया है यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम ये पढ़ रहे हैं, रूल ऑफ लॉ, कैबिनेट सिस्टम, ठीक है, प्रेरोगेटिव रिट्स, फिर उसके बाद इंटर पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, बाई कैमरल पार्लियामेंट, सीएजी ऑफिस, सिंगल सिटीजनशिप, लॉ मेकिंग प्रोसीजर, ये सारी चीज़ें हमने कहाँ से ली हैं, यूके से। अब यूएस से हमने क्या लिया है, यूएसए से अभी अभी हमने पढ़ा, प्रेम्बल हमने यूएसए से लिया है। फिर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और जुडिशियल रिव्यू, सुप्रीम कोर्ट, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट जो होगा एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा अपर हाउस यानी कि राज्यसभा का, और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये सारा कॉन्सेप्ट हमने लिया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। अब इंटरवल यूएसएसआर यानी कि रूस, रशिया से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ ली हैं। ऑस्ट्रेलिया से कॉन्करेंट लिस्ट और जॉइंट सिटिंग पार्लियामेंट की हमने लिया है। जापान से हमने लिया है प्रोसीजर इस्टेब्लिशमेंट बाय लॉ। जर्मनी से में हमने क्या लिया है, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, कि इमरजेंसी के टाइम में आपके फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है, यह हमने लिया है जर्मनी से। कनाडा से हमने क्या लिया है, फेडरेशन विद ए स्ट्रॉन्ग सेंटर, हमारा सेंटर जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ये स्कीम ऑफ फेडरेशन हमने कहाँ से लिया है, जिसकी सेंटर में पावर होगी उसी की जो है पूरे देश पे उसी की हम हुकूमतें हैं नहीं। अब यहाँ पे देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर और स्टेट्स में जो डिस्ट्रीब्यूशन है पावर रहेगा और रेसिड्यूरी जो पावर रहेंगी सेंटर के पास, ये सारा हमने कनाडा से लिया है दोस्तों। और साथ में देखिए, और साथ में अभी आयरलैंड है, आयरलैंड इंपॉर्टेंट कंट्री है हमारे लिए क्योंकि डीपीएसपी हमने वहाँ से लिया है। और कैसे हम इलेक्शन कराएं प्रेसिडेंट के, ये भी हमने आयरलैंड से लिया है। साउथ अफ्रीका से हमने क्या लिया है कि कैसे अमेंडमेंट की जाए कॉन्स्टिट्यूशन में, और इलेक्शन मेंबर्स जो है राज्यसभा के कैसे हों, वो हमने लिया है साउथ अफ्रीका से। और फ्रांस से हमने लिया है रिपब्लिक एंड आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी, इक्विटी, फर्टिलिटी के जो प्रिम्बल में है ना ये वर्ड्स, तो ये हमने लिए हैं फ्रांस से। अब देखते हैं मेन फीचर्स क्या है। मेन फीचर्स क्या है कॉन्स्टिट्यूशन से, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, बल्किएस्ट का मतलब है वर्ल्ड का सबसे लेंथीएस्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में। अब देखो इसमें रिजिडिटी भी है, फ्लेक्सिबिलिटी भी है, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, फेडरल सिस्टम है यूनिटरी बयास से, फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज़ है, डीपीएसपीज है, इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, सिंगल सिटीजनशिप हम ऑफर करते हैं, ड्यूअल नहीं चलेगा भाई साहब, एमरजेंसी पावर्स हैं और यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है गाइस। अब देखो आर्टिकल्स जो है, आर्टिकल्स हम पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है हमारे पास पार्ट 1 में आर्टिकल आता है 1 से 4 तक। आर्टिकल 1 बोलता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है इंडिया क्या है, भारत है। इंडिया क्या है, इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स है। आर्टिकल 2 कहता है एडमिशन, ठीक है, एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स हम बना सकते हैं। आर्टिकल 3 कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के पास ये पावर है, ये एम्पावर करता है पार्लियामेंट को कि वो नए स्टेट बना सकते हैं, उनकी बाउंड्री चेंज कर सकते हैं। उसी के तहत जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो हुआ 2019, देखो बाउंड्री चेंज कर दी, 1 से 2 बना लिए, लद्दाख बना लिया, उसकी बाउंड्री बना ली, क्या क्या बनाया है नहीं। पार्ट 2 में आर्टिकल आता है 5 से 11 जो सिटीजनशिप के बारे में बात करता है गाइस। और ये जो एक्ट है 1955 का, ये हमें जो बताता है 5 तरीक़ों से हम एक्वायर कर सकते हैं इंडिया की सिटीजनशिप। बाय बर्थ जो यहाँ पे पैदा हुआ है, रजिस्ट्रेशन करके, इनकॉर्पोरेशन से, डिसेंडेंट से जो हमारे पीछे से हैं, या फिर नेचुरलाइजेशन से, ये कुछ मेथड्स हैं, ठीक है। अब देखो अगर आप कुछ ऐसा करते हो जिससे आपकी सिटीजनशिप जो है, 3 ऐसे मेथड है जिससे आप लूज़ भी कर सकते हो, आपको देश निकाला कर दिया जाएगा, रिनाउंसिएशन, टर्मिनेशन या डिप्रीवेशन से।
अब देखो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो अमेंडमेंट हुए हैं, अमेंडमेंट एक्ट जो आया था 2019 का, इसमें इन्होंने क्या बताया कि हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन, जितने भी रिलीजन है माइनॉरिटीज़ के, जो अफ़गानिस्तान से आए थे दोस्तों, जो बांग्लादेश से आए थे दोस्तों, और जो पाकिस्तान से जो आए थे दोस्तों, जो 31 दिसंबर 2014 से पहले आए हैं, उनको भी इंडियन गवर्नमेंट ने दे दिया है सिटीज़नशिप। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो आपको समझ में आया या नहीं आया? अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स। कल भी मैंने लेक्चर रिकॉर्ड किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आधे घंटे का लेक्चर था वो, तो वो रिकॉर्ड उसमें वॉइस ही नहीं आई। बहुत मतलब फील होता है गाइस। ठीक है, आज आई होप इसमें ऑडिबल होगा ये। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो और कमेंट में बता सकते हो कि अगर आपको समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या हमें और इसमें इम्प्रूव करना चाहिए। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे गाइस।